हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोगों का बिहार पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग सीएम और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बिहार का गवर्नर, मतलब बिहार, हम लोग ये बिहार स्पेशल कवर करना है, तो बिहार से रिलेटेड जो भी गवर्नर से रिलेटेड फैक्ट्स है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो कवर किया है। इसके साथ साथ पैरेलली हम लोग बिहार ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। बिहार ज्योग्राफी में रिवर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, फिजिकल फीचर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। रिवर में हम लोगों ने कैनाल, नेशनल वाटरवेज, वाटरफॉल सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसका सेपरेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको इसका सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग बिहार का जो करंट अफेयर्स है, बिहार का स्पेशल जो करंट अफेयर्स होता है वो, और नेशनल का करंट अफेयर्स, दोनों हम लोग कवर कर रहे हैं। इन दोनों का भी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जा करके चेक कीजिए प्लेलिस्ट में, वीडियो देखने के बाद जाइएगा, अभी चेक कीजिए और वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो इसलिए आप सोली रिलाई कर सकते हैं इस पर। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम लोग बिहार से स्पेसिफिक पढ़ने से पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किससे रिलेटेड। जैसे देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 में है। हम लोगों ने पिछला लेक्चर में गवर्नर, आप ये लेक्चर देखने से पहले एक काम कीजिए, आप गवर्नर वाला लेक्चर देख लीजिए, तो आपको ये लेक्चर देखने में आसानी हो, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में बहुत डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, जिसका रेफरेंस आपको यहाँ मिलेगा। तो एक बार आप वो लेक्चर देख लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए पार्ट 6 में है। स्टेट लेजिस्लेचर का जो आर्टिकल है वो 168 से लेकर 212 तक है। ठीक, जैसे देखिए आर्टिकल 168 में क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्सिस्ट करेगा, जो असेंबली है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है, सेम पार्लियामेंट, वो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों को कंसिस्ट करता है, मतलब इन तीनों से पार्लियामेंट है। तो उसी तरीके से गवर्नर और स्टेट असेंबली है। और अब देखिए बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो फिर बिहार में गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन तीनों स्टेट लेजिस्लेचर को कंसिस्ट करता है। ठीक, में कंसिस्ट करता है। अब देखिए आगे आर्टिकल 169 में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनेगा और कैसे क्रिएट होगा, ये इसमें बताया गया है। हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं ज़्यादा। बेसिकली ये पार्लियामेंट फॉर्म करती है स्टेट लेजिस्लेचर के रिकमेंडेशन पे, स्टेट रिकमेंड करती है। तो आर्टिकल 170 में लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है और आर्टिकल 171 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग ने ये स्टैटिक थोड़ा सा देख लिया, अब स्टैटिक में जाएंगे तो फिर वो लंबा खींचेगा, इसलिए हम लोग बिहार का कवर कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ बिहार का देखेंगे। ठीक, लास्ट लेक्चर में लोग देखा था दिल्ली दरबार हुआ था 12 दिसंबर 1911 में, जहाँ पे जॉर्ज पंचम और किंग जो मैरी थी उन्होंने अनाउंस किया था कि बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा। बिहार, यहाँ पे बिहार और उड़ीसा भी बिहार में उस वक्त था, बंगाल से अलग करके। ये दिल्ली दरबार में बताया गया था। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग उस वक्त वाइसराय थे, उसने ऑर्गेनाइज करवाया था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में किया है ये। तो जब बिहार बनेगा तो उसमें बिहार जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट था। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो काउंसिल ऑफ एक्ट जो 1861 में और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इसको अमेंड किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 लाया गया और फिर बिहार बनाया गया। ठीक, तो बिहार उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल कहा जाता था। हम लोग जैसे जानते हैं कि 22 मार्च जो बिहार डे मनाया जाता है, और काउंसिल जब बना तो उसमें टोटल 43 मेंबर थे। ठीक, और जो पहला मीटिंग हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल का, कहाँ होता है, तो बांकीपुर में होता है, पटना में। ये ध्यान रखिएगा, बांकीपुर पटना में होता है। कब होता है, तो 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर पटना में इसका पहला मीटिंग होता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर धीरे धीरे 1920 में बिहार को फुल गवर्नर प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया जाता है कि बिहार फुल्ली गवर्नर प्रोविंस है।
तो जब बिहार को फुल्ली गवर्नर प्रोविंस डिक्लेयर किया जाता है तो जो इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होता है वो बढ़ा करके 43 से 103 कर दिया जाता है बिहार में। ये ध्यान रखिएगा, बिहार में जो मेंबर है उसे देखिए, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली जो अभी है उसको काउंसिल बोलता था पहले। 1936 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है तो फिर प्रोविंस में बाय कैमरलिज्म आ जाता है, वो हम लोग नीचे देखेंगे प्रोविंस में। तो बिहार अब क्या हुआ कि फुल फ्लेज गवर्नर स्टेट बन गया। तो जब फुल फ्लेज गवर्नर स्टेट बनता है तो जो पहला मीटिंग होता है, ये पहला मीटिंग होता है सर वॉल्टर मुंडे के प्रेसिडेंसी में 7 फरवरी 1921 को। ये ध्यान रखिएगा, 7 फरवरी 1921 को। और इस वक्त के गवर्नर होते हैं एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है गवर्नर वाले में डिटेल में, ये होते हैं इस वक्त के गवर्नर। और जो पहला बिल पास होता है वो होता है वोटिंग राइट्स टू द वुमेन। देखिए कितना प्रोग्रेसिव बिहार शुरू से रहा है कि 1920 में 21 में ही बिहार वुमेन को वोटिंग राइट्स देने का बात करता है और देता भी है। कुछ वुमेन्स को बिहार में वोटिंग राइट्स 1921 में मिलता है। अब देखिए आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिहार में कोई ऐसे लिख रहे हैं बिहार के ऊपर, या बिहार में बिहार वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई आप लेक्चर लिख रहे हैं तो आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ऐसे में आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि बिहार 1921 में वुमेन को वोटिंग राइट्स देने वाला स्टेट बना था। यहाँ से आपको दिखेगा कि बिहार कितना प्रोग्रेसिव रहा है शुरू से ही वुमेन राइट्स को लेकर के। और हाल अब तो हम लोग देख ही रहे कि नीतीश कुमार जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं वुमेन राइट्स को लेकर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब 1935 एक्ट आता है उससे पहले थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। उससे पहले हम लोगों ने देखा है सीडीएम। ये देखिए हिस्ट्री का जो भी है हम लोग बिहार स्पेशल हिस्ट्री जब कवर करेंगे तो डिटेल में कवर कर लेंगे, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। हम लोग बिहार का जो बिहार स्पेशल हिस्ट्री है वो भी बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो 1935 का जो एक्ट आता है उसमें क्या क्या प्रोविजन होता है कि बिहार को और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है और बिहार को एक अलग सेपरेट स्टेट। और इसी एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कि जो भी प्रोविंस है उसको एक देखिए फुल फ्लेज ऑटोनॉमी तो नहीं था, गवर्नर इंटरफेयर करता था हमेशा, लेकिन ऑटोनॉमी दिया जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि बाइकार्मल प्रोविजनल लेजिस्लेचर, जैसा हम लोगों ने पहले बताया था कि 1935 एक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल एज ए अपर हाउस फॉर्म होता है, जिसके पहले गवर्नर बनाए जाते हैं कौन, तो राय बहादुर सतीश चंद्र होते हैं, ये पहले चेयरमैन होते हैं। ये जो होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये ध्यान रखिए, ये नॉमिनेटेड होते हैं। राय बहादुर सतीश चंद्र जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन जो पहला इलेक्टेड ये गवर्नर इन्हें जैसे होता है ना प्रोटम स्पीकर जैसे बनता है, उसी तरीके से इन्हें नॉमिनेट कर दिया जाता है। फिर जो पहले इलेक्टेड चेयरमैन होते हैं ये राजीव रंजन प्रसाद होते हैं। वीवीआई लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। अभी हाल में जो बिहार का जो शिक्षक का परीक्षा हुआ था उसमें यही पूछा गया था कि बिहार के जो पहले इलेक्टेड चेयरमैन थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो कौन थे, तो राजीव रंजन प्रसाद थे। ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं के चेयरमैनशिप में मीटिंग होता है 22 जुलाई 1936 को पहला मीटिंग होता है, ठीक, जिसमें कि कुल मेंबर होते हैं कितने, तो 30 मेंबर होते हैं कुल। ये ध्यान रखिएगा। पहला देखिए बिहार वाले में टीचर वाले में ये क्वेश्चन पूछा है तो बहुत चांस है कि पूछ दे कि मीटिंग कब होता है। बिहार में देखिए डेट पूछने के लिए बीपीएससी प्रख्यात है, तो पूछ देगा कि कितने मेंबर्स थे, कब इसकी पहली मीटिंग हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और उससे रिलेटेड क्या है कि ये राय बहादुर सतीश का नाम याद रखिए कि अगर पूछे कि गवर्नर किन्हें नॉमिनेट किया था एज अ चेयरमैन, तो शुरुआत में इन्हें नॉमिनेट किया गया था, फिर इलेक्शन हुआ था। क्योंकि जैसे प्रोटम स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है कि जब, चलिए मैं 10 सेकंड में प्रोटम स्पीकर समझा देता हूँ। जैसे देखिए अब लोकसभा भी बनता है, ठीक, अभी लोकसभा बना, तो जब लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग होता है तो जब फर्स्ट मीटिंग होने से पहले जो प्रीवियस स्पीकर होता है वो रिजाइन कर देता है, ठीक। तो जब लोकसभा बना तो कोई स्पीकर होता नहीं है इसमें, जब कोई स्पीकर होता नहीं है, लेकिन इसका मीटिंग कैसे होगा, तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि एक प्रोटम स्पीकर, प्रेसिडेंट जो होते हैं प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करते हैं। अब ये प्रोटम स्पीकर फिर क्या करता है कि जो स्पीकर का इलेक्शन होता है या ये प्रोटम स्पीकर जो होता है सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। ऐसा कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, सीनियर मोस्ट मेंबर होता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रोटम स्पीकर का प्रेसिडेंट ओथ भी दिलवाता है। स्पीकर का एज सच कोई ओथ होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग ने स्टैटिक कवर कर लिया। तो फिर
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से एक बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों अलग अलग बन जाता है, ठीक। पहला इलेक्टेड चेयरमैन हम लोग देख लिया कि राजीव रंजन प्रसाद होते हैं। उसी तरीके से बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला स्पीकर कौन होता है, तो राम दयालु सिंह पहले स्पीकर होते हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के। और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो होते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये ध्यान रखिएगा। पहले स्पीकर कौन होते हैं, राम दयालु सिंह, और पहले डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब देखिए उसके बाद 30 मेंबर होता है, उन्होंने ऊपर देखा। अब फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में होता है, तब उस वक्त क्या होता है कि इसका जो मेंबर होता है वो बढ़ा करके 72 कर दिया जाता है। 30 से बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है, 72 कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पहला जब इलेक्शन होता है तब, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर 1958 में 96 कर देता है। अब देखिए फैक्ट उतना याद भी नहीं रखिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिएगा। और जब झारखंड अलग होता है बिहार से, तब इसकी संख्या घटा के 75 कर दी जाती है, जो कि 75 अभी भी यही संख्या है। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का 75 संख्या है अभी, ठीक। अब जैसे देखिए बिहार जो पहले चेयरमैन होते हैं वो होते हैं श्यामा प्रसाद सिन्हा। जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद जो पहले चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इंपॉर्टेंट VVI लगा लीजिए। पहले चेयरमैन कौन होते हैं भारत के आज़ाद होने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो श्यामा प्रसाद सिन्हा होते हैं पहले चेयरमैन। और पहला महिला चेयरमैन कौन होती है, तो राजवंशी सरोज दास, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजवंशी सरोज दास पहली वुमेन चेयरमैन होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी तक कोई भी महिला स्पीकर बनी नहीं है, ये ध्यान रखिए। भारत की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में नो वुमेन, कोई महिला अभी तक स्पीकर नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में कोई बनी नहीं है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में राजवंशी सरोज दास, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अभी प्रेजेंट कौन है, तो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली देखते हैं, ठीक। अब इसमें मेंबर 1937 में बढ़ा करके 152 कर दिया जाता है। और जब पहला जनरल इलेक्शन होता है तो 331 कर दिया जाता है। फिर 1977 में 325 कर दिया जाता है इसका मेंबर घटा के। और जब बिहार झारखंड से अलग होता है, देखिए इसमें एक नॉमिनेटेड मेंबर भी है। जो पहले एंग्लो इंडियन एक नॉमिनेटेड मेंबर होता था, इसे 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन था इसमें होता था। तो जब बिहार झारखंड से बनता है तो फिर 243 कर दिया जाता है बिहार का जो भी संख्या है लेजिस्लेटिव असेंबली का। और झारखंड में 82 चला जाता है। पहले स्पीकर होते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिहार के पहले स्पीकर होते हैं आज़ादी के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। और अभी हैं नंद किशोर यादव, ये ध्यान रखिएगा। अभी हैं कौन, नंद किशोर यादव। और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा होते हैं पहले। अभी का मतलब कि जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024, तब 7 जून, ध्यान रखिएगा। अब कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबरशिप है ना, वो होता है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का जितना भी मेंबरशिप है वो 1/3 होता है। अब ऐसे देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबरशिप है वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 500 मैक्सिमम अपर लिमिट है, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 60 से कम नहीं हो सकता है इस लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक। और तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना होता है, तो 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो कि 40 से कम नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबरशिप है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 40, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए 40 से, ठीक। लेजिस्लेटिव असेंबली में देखा मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होता है, ठीक, अभी हम लोगों ने देखा। और मिनिमम 60 होता है, हमने देखा। लेकिन कुछ स्टेट एक्सेप्शन है, जैसे कि गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, और सिक्किम में 40 है। कुछ स्टेट एक्सेप्शंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट यूपी में है और सबसे कम सिक्किम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए हमने देखा कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो नॉमिनेशन था हटा दिया गया, ये आर्टिकल 333A में था। अब चलिए हम लोग सीएम पे बात करते हैं। सीएम को देखते हैं, चीफ मिनिस्टर का देखते हैं। फिलहाल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, 9वीं बार ओथ लिए हैं, 9th टाइम ओथ लिए हैं। 28 जनवरी को इन्होंने ओथ लिया था, 28 जनवरी 2024 को इन्होंने ओथ लिया था। अब जैसे हम लोग देखा कि 1937 का जो इलेक्शन होता है उसमें गवर्नमेंट फॉर्म होती है,
उसमें 152 सीट होता है, जिसमें कि कांग्रेस 107 पे कॉन्टेस्ट करती है और 90 सीट जीत जाती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, 90 सीट कांग्रेस जीतती है, 107 पे कॉन्टेस्ट करती है। उस वक्त बिहार के गवर्नर कौन होते हैं? तो एमजी हैलेट होते हैं बिहार के गवर्नर 1937 में। वो इनवाइट करते हैं श्री कृष्ण सिंह को कैबिनेट बनाने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण सिंह रिफ्यूज कर देते हैं। और उनका कारण रिफ्यूज करने का ये होता है कि जो गवर्नर थे वो बहुत ज़्यादा जो सीएम का जो कार्य होता है उसमें इंटरफेरेंस करने दिया तो गया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेकिन वो सिर्फ नाम का था। इन लोग अंग्रेज इंटरफेयर बहुत करता था, तो इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में सहमति बनती है तो फिर वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब वो रिफ्यूज करते हैं तो जब अब इन्होंने इनवाइट किया है तो एमडी यूनुस जो होते हैं वो बिहार वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं पहले, और ये बिहार के पहले पीएम, उसमें पीएम बोला जाता था सीएम को, पहले पीएम बनते हैं। ठीक, बिहार के, ध्यान रखिएगा, पूछा गया कि अगर बिहार के पहले पीएम कौन है, कौन बने हैं, मतलब आज़ादी से पहले भी प्रीमियर बोलते थे उसे, तो ये बने हैं मोहम्मद यूनुस। ध्यान रखिएगा, वीवीआई लगा लीजिए। अजीत सिंह को एलएजी मिनिस्टर बनाया जाता है, अब्दुल वहाब खान को रेवेन्यू मिनिस्टर बनते हैं, और गुरु सहाय लाल को रिवर डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ उसके बाद जब मोहम्मद यूनुस, ये इनका पार्टी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी होता है, ये बाद में मुस्लिम लीग में मर्ज हो जाता है जाकर के। मुस्लिम लीग से नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद यूनुस, ये ध्यान रखिएगा, बाद में मर्ज होता है ये पार्टी, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी अलग पार्टी थी। 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस जब ये रिजाइन करते हैं मोहम्मद यूनुस, तो जो कांग्रेस है वो क्योंकि देखिए बिना कांग्रेस के उस वक्त आज़ादी से पहले कांग्रेस, मतलब अभी का कांग्रेस नहीं, अभी कांग्रेस तो कुछ नहीं है, उस वक्त का कांग्रेस का मतलब जितने भी सेक्शंस हैं इंडिया में सब लोग रिप्रेजेंट करते थे कांग्रेस को। ऐसा नहीं कांग्रेस किसी एक का पार्टी था, अभी जैसा नहीं है। तो इसीलिए उस वक्त बिना कांग्रेस से कॉपरेशन से सरकार चलाना या फिर रूल करना ही एक तरीके से असंभव था। तो इसलिए फिर जब वो रिजाइन करते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है, तो जो श्री कृष्ण सिंह होते हैं ये पहला फुल फ्लेज लीडरशिप लेते हैं और कांग्रेस जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। इनके डिप्टी कौन होते हैं? तो अनुग्रह नारायण सिंह होते हैं, ये साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी यही संभालते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह भी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। जुगल चौधरी को पब्लिक हेल्थ दिया जाता है और सैयद महमूद को एजुकेशन दिया जाता है, और राम दयालु स्पीकर बनते हैं। जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा, राम दयालु स्पीकर बनते हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो होते हैं वो डिप्टी स्पीकर बनते हैं, अब्दुल बारी। बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल बनाया जाता है, और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं? तो मिस्टर ब्रेट होते हैं, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी। ये ध्यान रखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए जो फर्स्ट होते हैं, ये सब नाम सारा इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने इसमें नाम दिया है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सारा नाम। 3 सितंबर 1939 को जो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है, तो जो लिंगलॉथ होता है वाइसराय उस वक्त का, तो वो बिना कांग्रेस की या फिर बिना भारत के सहमति से ये डिक्लेयर कर देता है कि भारत भी ब्रिटेन के साथ वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, नाजी के अगेंस्ट, जो नाजी जर्मनी था उस वक्त का, हिटलर के अगेंस्ट। अब ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आती, किसी को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि बिना पूछे पार्टिसिपेट हम लोग वॉर में तो कर नहीं रहे थे, और ये जबरदस्ती वॉर में पार्टिसिपेट करवाया जा रहा था भारत को। तो कांग्रेस बोलती है कि कांग्रेस तो पहले असहमत होती है, लेकिन बोलती है फिर भी हम कॉपरेट एक टर्म्स पे करेंगे, अगर वॉर के बाद ऐसा प्रॉमिस किया जाता है कि हम लोग को फ्रीडम दे दिया जाए। तो वॉर के बाद अगर लिंगलॉथ ऐसा बोलेगा तो हम लोग दे देंगे कि चलो ठीक है कॉपरेट करेंगे, अगर वॉर खत्म होता है और भारत को आज़ादी दे दिया जाए तो। लेकिन लिंगलॉथ जो होता है वो आज़ादी देने के लिए मानता नहीं है उस वक्त। तो वैसे तो 22 अक्टूबर को रिजाइन होता है, लेकिन बिहार 31 अक्टूबर 1939 को जो बिहार मिनिस्ट्री रेजिग्नेशन दे देती है, मतलब कि जो सरकार है 28 मंथ की जो कांग्रेस की सरकार है वो खत्म हो जाती है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं, जैसे टेनेंसी लॉ लाया गया था, एग्रीकल्चर को लेकर बहुत काम किया गया था, लिबर्टी को लेकर के, मतलब जो अभिव्यक्त की आज़ादी है उसे लेकर के बहुत कार्य किया गया था। अब 1939 से लेकर के 1946 तक गवर्नमेंट रूल रहता है। 1946 में फिर से इलेक्शन होता है, श्री कृष्ण सिंह पहले सीएम बनते हैं और वे 61 तक रहते हैं। दीप नारायण बीच में कार्यकारी सीएम रहते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो श्री कृष्ण के बाद विनोद आनंद झा बनते हैं बिहार के सीएम। अब देखिए ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, ये डेटा है मैं पढ़ दे रहा हूँ, डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए।
यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा एक आध। ठीक है, पहले दलित सीएम होते हैं भोला पासवान शास्त्री, 1968 में 3 बार सीएम बनते हैं। भोला पासवान शास्त्री पहले दलित सीएम होते हैं, वो 3 बार सीएम बनते हैं। और पहले सीएम लेजिस्लेटिव काउंसिल से बीपी मंडल होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पहले सीएम बीपी मंडल होते हैं। और पहले इंडिपेंडेंट सीएम कौन होते हैं, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ये इंडिपेंडेंट सीएम होते हैं। ये देखिए बीपी मंडल, ये पूछा गया है क्वेश्चन पीवाईक्यू, सॉरी पीवाईक्यू में नहीं, ये हम लोग का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, पीपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन सेम, तो चांस है कि जीएस नहीं पूछ सकता। अब देखिए इंडिपेंडेंट सीएम है, तो ये पहले नॉन कांग्रेस सीएम भी महामाया प्रसाद सिन्हा हुए हैं, पहले नॉन कांग्रेस सीएम भी महामाया प्रसाद सिन्हा ही होते हैं। उसके साथ साथ पहले मुस्लिम सीएम कौन होते हैं, तो अब्दुल गफूर होते हैं, 1973-1975 तक रहते हैं। पहली महिला सीएम बिहार की राबड़ी देवी होती है। और ये 1997 में जब लालू यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब इन्हें सीएम बनाया जाता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम नीतीश कुमार जी हैं, 9 बार अभी ओथ, अभी हम लोगों ने देखा कि 9 बार ओथ लिए हैं नीतीश कुमार जी ने। और शॉर्टेस्ट सर्विंग सीएम, सबसे कम दिनों के लिए 4 दिनों के लिए सतीश प्रसाद सिन्हा 4 दिनों के लिए बने थे। ये सतीश प्रसाद सिन्हा ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे, कब बने थे, तो 1968 में बने थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेक्चर खत्म हो गया हम लोग का। अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में का जो मेंबरशिप है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो वो 1/3 जो मेंबर होता है, बिहार में तो 75 टोटल मेंबर है, देखा है ऊपर हम लोगों ने। तो 1/3 जो मेंबर है ये इलेक्शन कौन करता है, तो जो लोकल बॉडी होता है वो इलेक्ट करती है। 1/12 मेंबर कौन इलेक्ट करता है, तो जो ग्रेजुएट है और 3 साल से बिहार में रह रहा है या फिर बिहार में उसका रेसिडेंस है, बिहार में डिसाइड कर रहा है, तब वो इलेक्ट करता है 1/12 लोगों को। और फिर 1/12 लोगों को कौन करता है, तो टीचर करता है, जो कि सेकेंडरी टीचर हैं, उससे ऊपर है, वो लोग इलेक्ट करते हैं 1/12 को। और 1/3 मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती है। वैसे लोगों को जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है, वैसे लोगों को इलेक्ट करती है। और 1/6 ये गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। ठीक, ये नॉमिनेट करते हैं किस फील्ड से, तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड कोऑपरेटिव। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट जिन 12 मेंबर को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, उसमें सिर्फ लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल साइंस के बेसिस पे करते हैं। कोऑपरेटिव के बेसिस पे प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, कोऑपरेटिव के बेसिस पे सीएम करते, ये गवर्नर करते हैं। अब इसलिए करते हैं कि कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, कोऑपरेटिव जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर करते हैं और प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। तो लेक्चर आज का समाप्त हुआ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़िए, इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। अब 10 सेकंड में आपको और लूँगा। इसका 2 लेक्चर और हो लगेगा, पॉलिटिकल साइंस में का 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा बिहार पॉलिटी, और ज्योग्राफी का भी 2 लेक्चर में ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा बिहार स्पेशल का, जो पैरेलल चल रहा है ये दोनों। तो इन दोनों का भी लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। ज्योग्राफी का सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का चेक कीजिए, करंट अफेयर्स का भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा लेक्चर देख के बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या नया टॉपिक पे हम लोग लेक्चर ला सकते हैं, वो आप कमेंट करके बताइए। हम लोग उस टॉपिक पे बिहार के लिए या फिर अदर एग्जामिनेशन के लिए, फिलहाल तो हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए कवर कर रहे हैं पूरा, और जो कि फ्री में हर चीज़, तो आप जुड़िए उससे। और एक चीज़ मुझे और ब्रीफ करना था कि पीवाईक्यू, हम लोग एक पीवाईक्यू का फ्री सीरीज चलाए हैं, जो डेली हम लोग 5 to 10 MCQs डेली डाल रहे हैं, पीवाईक्यू का डेली टेलीग्राम पे डाल रहे हैं, तो आपको यहाँ से जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।